हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड, लिविंग वर्ल्ड, जैव जगत। और इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम फर्स्ट, और इसमें देखेंगे पोषण अर्थात न्यूट्रिशन के विषय में। तो आपको पता होगा कि जो बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम होता है, इसमें टोटल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स से कुल 25 अंक के प्रश्न, केमिस्ट्री से 20 और बायोलॉजी से 25 अंक के प्रश्न आते हैं। और कुल प्रश्न पत्र 70 अंकों का होता है। साथ ही जो 30 अंक बचते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम के होते हैं, जो कि स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में कुछ सामान्य बातों के विषय में। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक क्रियाएं, बेटॉल एक्टिविटीज की। तो वे क्रियाएं या प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उपापचय या जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। इसे ही जैव प्रक्रम भी कहते हैं, जिसमें खास रूप से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि होता है। और इनको दो समूहों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उपचयी क्रिया, एनाबोलिक रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रकाश संश्लेषण को देख सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जल, खनिज पदार्थ और लवण जमीन से पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। साथ ही पत्तियों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और उनमें पर्णहरिम होता है। इन सब की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का अर्थात मंड या स्टार्च का निर्माण होता है, जो कि पत्तियों में संचित होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे अपचयी क्रियाएं, कैटाबोलिक रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन हो जाता है। और इसमें श्वसन तथा पाचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। तो श्वसन में क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो कोशिकाओं के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक कर देती है। और इसी तरह से पाचन की क्रिया में क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब जो बाइट होती है, उसे हम दांतों के माध्यम से चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आमाशय हमारा भोजन को पचाना शुरू करता है। इसी तरह से जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। तो ये पाचन की क्रिया भी किस में आ जाती है? कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर आती है। अब हम बात करेंगे जो विकास की दृष्टि से मानव की अगर हम बात करें तो ये संसार का सर्वाधिक विकसित प्राणी होता है, जिसके शरीर में मुख्य रूप से 11 अंग तंत्र पाए जाते हैं। जिसमें हम सबसे पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? यह भोजन को पचाने के रूप में खास रूप से उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे श्वसन, रेस्पायरेशन के विषय में। इसमें क्या होता है कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर अवशोषित करते हैं और शरीर के अंदर बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे श्वसन अंगों के माध्यम से बाहर निष्कासित करने का काम करते हैं। अब ऑक्सीजन क्या करती है? कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया करती है, जिससे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में आसानी से बदल जाते हैं। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसमें क्या होता है कि जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं या फिर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रुधिर में विलीन हो जाते हैं और विलीन होकर शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जिससे शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं को पोषक तत्व तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तो उससे कुछ हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत रूप हानिकारक हो सकते हैं। अगर वो हमारे शरीर में रहें तो उससे मनुष्य की या फिर किसी भी दूसरे प्राणी की डेथ हो सकती है। तो उसे शरीर से जिन अंगों के माध्यम से निष्कासित किया जाता है उन अंगों को ही सम्मिलित रूप से एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है।
इसी कड़ी में हम बात करेंगे जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जनन तंत्र में क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे विशेष ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिन्हें हम गोनैड्स कहते हैं, जननांग कहते हैं। और ये जननांग मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से दूसरे जीवों में इनकी संरचना कुछ अलग प्रकार से होती है। तो इनका कार्य क्या होता है, ये अपने जैसे जीवों को जन्म देने में सहायता करते हैं। जनन की यह क्रिया जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल के द्वारा होती है, जर्म सेल के द्वारा खास रूप से होती है विकसित प्राणियों के अंदर। तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हम नर्वस सिस्टम में देखते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी पे कंट्रोल करता है। तो जिस तरह से परिवार में एक मुखिया होता है, मुखिया क्या करता है, परिवार का पूरा संचालन करता है, उसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, वो शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे अस्थितंत्र स्केलेटन सिस्टम के विषय में। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है कि शरीर के अंदर एक विशेष तरह की कुछ आपको पता है टोटल जो हड्डियों की संख्या है, अस्थियों की जो संख्या है वो 206 होती है। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या 213 होती है। ये हड्डियां, ये अस्थियां क्या करती हैं, शरीर को एक ढांचा देती हैं, एक ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे हमारे शरीर का आकार और आकृति सुनिश्चित होती है। साथ ही ये हमें चलने और फिरने में भी सहायता करती हैं। इसी कड़ी में हम डिस्कस करेंगे अध्यावरणीय तंत्र इंटुगमेंट्री सिस्टम। तो इसमें खास रूप से हमारी स्किन, हमारी त्वचा आती है, जो शरीर को एक ऊपर से एक शेप और साइज प्रदान करने का काम करती है, सुंदरता प्रदान करने का काम करती है। साथ ही उसमें एक विशेष तरह का रंग देती है, गोरा, काला, सांवला जैसा भी होता है। इसी कड़ी में हम देखेंगे प्रतिरक्षी तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम के विषय में। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है यह रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो शरीर के अंदर कई तरह के वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं और हमारी कोशिकाओं में कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं, इन रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं। तो अगर हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र कमज़ोर हो जाता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। अब हम देखेंगे पेशी तंत्र अर्थात मस्कुलर सिस्टम के विषय में। तो जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमें चलने फिरने में सहायता करता है। तो हम खास रूप से जो चलने फिरने का कार्य करते हैं वो मस्कुलर सिस्टम अर्थात मस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही कर पाते हैं। अब हम देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के विषय में। इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो शरीर की अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जो शरीर की सभी तरह की जैविक और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो सभी तंत्र होते हैं वो सुचारू रूप से एक दूसरे के पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक दूसरे में इनमें खास रूप से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वयन होता है और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई तंत्र की तरह कार्य करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, ये सभी एक साथ कार्य करते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो एक साथ आसानी से संचालित हो पाती हैं। किसी जीव की सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात एक कोशिका के अंदर वो सारे गुण निहित होते हैं जो एक पूरे जीवधारी के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे कोशिकाओं के समूह से ऊतक अर्थात टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ऊतक से अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से शरीर का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पोषण से। तो पोषण क्या है? पोषण उन सभी क्रियाओं के कुल योग का प्रदर्शित रूप है या उन सभी क्रियाओं को प्रदर्शित करता है जिनमें कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। तो इसमें खास रूप से क्या होता है कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जीवधारी कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करने का कार्य करते हैं। पोषण या भोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। अगर आप ऐसे समझें कि अगर आपसे कोई पूछे
कि हमारे शरीर के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसमें पीसीएस में बेटी नकल मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगी और जेल जाओगी। तो पी से हो जाएगा प्रोटीन, सी से कार्बोहाइड्रेट, एस से साल्ट, बेटी से विटामिन, नकल से न्यूक्लिक एसिड, फेल से फैटी एसिड और जेल से जल। तो ये 7 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। तो पोषण की आवश्यकता किस कारणों से होती है? इसमें सबसे पहली जो बात होती है उसमें क्या होता है कि ऊर्जा की आपूर्ति। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम कार्य नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम पूरी तरह से लेजी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, हम कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो इस वजह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसी से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है। सेकंड नंबर पे होता है कि जो पोषण की ज़रूरत होती है वो शरीर की जो वृद्धि और विकास होता है वह भी पोषण के कारण ही होता है। इसी तरह शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होती है ऊतकों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, अंगों के अंदर, वो भी पोषण के द्वारा ही सही होती है। साथ ही हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने में भी पोषक तत्व ही सहायता करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाएं देता है और उन दवाओं में ख़ास रूप से विटामिन्स की गोली, सप्लीमेंट्स की गोली होती है जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो पोषण मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। इसमें सबसे पहला स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां जितनी भी होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, जिससे किसी भी तरह के किसी दूसरे जीव को कोई परेशानी नहीं होती या किसी की डेथ नहीं होती है। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे परपोषी पोषण, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। इसमें क्या होता है कि जो जंतु होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे या वनस्पतियों पर ही निर्भर होते हैं। जो स्वपोषी पोषण होता है वो 2 टाइप का होता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है वो प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में या पर्णहरिम की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इस कारण से इन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, क्योंकि इनको भोजन बनाने के लिए खास रूप से प्रकाश की ज़रूरत होती है। और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थों का ही अपघटन करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इन्हें तब हम क्या कह देते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, H2O, प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो स्वपोषी होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक। इसमें आपको बताया गया कि अधिकांश पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषी का कार्य करते हैं। सेकंड नंबर पे रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेटिक। इसमें पर्णहरिम तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में ही नाइट्रिक कारक या जीवाणु और सल्फर जीवाणु क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थों का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो शैवालों के अंदर होती है, अर्थात शैवालें जो होती हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती हैं, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पे 1/3 भाग समुद्र है और समुद्रों में भी शैवालें पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो शैवालों के द्वारा होती है, उसके बाद पेड़ पौधे और वनस्पतियों के द्वारा होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं और सौर ऊर्जा को वो ग्रहण करके वायु से CO2 लेते हैं, मृदा से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करके वो
भोजन बनाने का कार्य करते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं तो उसमें खास रूप से भोजन बनाते समय ऑक्सीजन सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है, जो कि जीवधारी इसका उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो जल होता है, ये खास रूप से इन दोनों की सहायता से यहाँ पे लाइट होगी और यहाँ पे क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के साथ ही यहाँ पे H2O कुछ बच जाता है, साथ ही ऑक्सीजन अर्थात O2 का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, ये O2 क्या करती है कि वायुमंडल के अंदर 21% होती है। इन्हीं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के द्वारा इसका संतुलन बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें खास रूप से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संसार के जितने भी प्राणी होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को एक तरह से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जिससे सभी तरह के जीवधारियों को ऊर्जा या भोजन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उन्हें मंड के रूप में अपनी पत्तियों के अंदर संचित कर लेते हैं। तो कुछ तो वो भोजन का उपयोग या पोषक तत्वों का उपयोग अपनी जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसे पत्तियों के अंदर मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का जो कार्यस्थल होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन कारणों की वजह से होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है, और हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। यह पत्ती के पर्णमध्यों तक मेजोफिल में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो पत्तियों के अंदर जो मेजोफिल सेल होती हैं, उसके अंदर जो हरित लवक होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें पत्तियों की वाह्य संरचना की, तो पत्तियों की जो वाह्य संरचना होती है उसमें निम्न तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है पर्णाधार। पर्णाधार क्या होता है? पत्तियों के तने से जो पत्तियां लगी होती हैं तने से खास रूप से, उसी को हम पर्णाधार कहते हैं। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे पर्णफलक लैमिना की। तो लैमिना क्या होता है? यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग होता है, और जिसके बीच में, मतलब इस तरह से अगर हम पत्ती का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग मिड रिब कहते हैं। तो ये मिड रिब क्या करता है कि पत्तियों को एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे सिराएं वेंस, तो वेंस क्या होती हैं कि जो पत्तियों का जो बीच का सिरा है, मिड रिब है, तो ये जो बगल की ये शाखानुमा संरचनाएं निकल रही हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे पर्णवृंत की। तो पर्णवृंत क्या होता है? पत्ती का वृंत, स्टॉक पर्णवृंत कहलाता है। तो पत्ती का ये जो वृंत वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम लोग, मतलब जिससे पत्तियां ऐसे पूरी तरह से मजबूती प्रदान करती हैं तने से लगे रहने में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पर्णवृंत कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पत्ती की बाह्य संरचना हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के विषय में डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।